प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है बिहार के नंबर 1 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म विद्याकुल पर। मैं आपका विशाल सर उपस्थित हूं आपके परीक्षा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के। ये टॉपिक है मांग की लोच को लेकर के। और मांग की लोच से आज मैं सवाल लेके आया हूं। आज मैं सिद्धांत नहीं पढ़ाऊंगा, आज मैं थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा। और इसे सर्च करके देख लो पूरे यूट्यूब पर। मैं गारंटी दावे के साथ कहता हूं ये चीज आपको नहीं मिलेगी, ये सवाल सॉल्व कराया हुआ नहीं मिलेगा। बच्चों का डर रहता है, तो आज डर को खत्म करो और जुड़ जाओ। ये छोटी सी क्लास होगी, 10 मिनट में हम आपको ये सवाल समझा करके इसका सब कुछ बता देंगे। अगर वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, नहीं क्लियर है तो क्लियर भी हो जाएगा, सवाल भी लग जाएगा। सवाल पढ़ते हैं, अपने मुद्दे पे आ जाते हैं। सवाल क्या है भाई? किसी वस्तु की कीमत, पहले अंडरलाइन करो, कीमत 5 रुपए है और 5 रुपए है भैया, तो उपभोक्ता उस वस्तु की कितनी मांग करेगा? 20 इकाइयां। 20 खरीदता है इकाइयां। अगर वो दर्जन की बात है, मान लो 20 दर्जन खरीदता है। जब वो वस्तु की कीमत बढ़ जाती है और 7 रुपए, 5 रुपए थी अब 7 रुपए हो जाएगी, इसका मतलब दो कीमतें दी हैं, हो जाती है, तो वह 12 इकाइयां खरीदता है। 12 इकाइयां, पहले वो 20 इकाइयां खरीद रहा था, अब वो 12 इकाइयां खरीद रहा है। इस स्थिति में उसकी मांग की लोच की गणना करो। क्वेश्चन को पढ़ना कैसे है, पहली बात ये आ जाती है, क्वेश्चन को हम टेकल कैसे करें, किस कंडीशन में हम पढ़ रहे हैं। अंडरलाइन करना सबसे बड़ी बात हो जाती है। अगर आपने अंडरलाइन नहीं किया तो आप भूल जाओगे आपने पढ़ा क्या था, किस कॉन्सेप्ट के साथ आपने पढ़ा था क्वेश्चन। इसीलिए बच्चे न्यूमेरिकल छोड़ देते हैं, और न्यूमेरिकल के क्वेश्चन 5 नंबर में आते हैं, 5 अंकों में आपकी बोर्ड के एग्जाम में छपे होते हैं। और 5 नंबर बहुत बड़ी बात हो गई टॉपर्स की श्रृंखला में जाने के लिए। ठीक है जी। तो आपने पहली बार क्या पढ़ा? वस्तु की कीमत 5 रुपए, इसका मतलब वो पहले बिक रही थी 5 रुपए में, और तब एक व्यक्ति, एक ग्राहक खरीद रहा था 20 रुपए में, या 20 कीमतें वो खरीद रहा था। जब वस्तु 5 रुपए में तो 20 इकाइयां खरीद रहा था। लेकिन जब वस्तु की कीमत बढ़ी या घटी, यहां पे वस्तु की कीमत बढ़कर लिखा हुआ 7 रुपए, 5 रुपए थी आज 7 रुपए हो गई। अब वह 20 नहीं खरीद रहा है, अब वह 12 खरीद रहा है। अब मांग की लोच याद करनी है। अब आइए, सवाल ही नहीं, अब उसके जवाब को ढूंढने का प्रयास करते हैं। इसका जवाब कहां होगा? मैंने इसको देखो इस रूप में लिख रखा है, आपका टाइम बच जाए। मूल्य, प्राइस है यहां पे वस्तु का, और मांग की मात्रा है, मतलब ये क्यू है और ये पी है। ये आपका पी हो जाता है, ये आपका क्यू हो जाता है। ठीक है जी। अब देखो थोड़ा सा बढ़ते हैं। पुरानी वस्तु जो पहले वो खरीद रहा था, 5 रुपए कीमत थी, तो 5 रुपए यहां हमने लिख दिया है। और साथ ही साथ कितना खरीदा था? तो 20 खरीदा था। पहले वो 5 रुपए में 20 खरीदता है, फिर दोबारा जब उस कीमत हो जाए 7 रुपए बढ़ करके लिख रहा है कि 5 रुपए थी 7 होगी तो बढ़ गई। अब वह मात्रा कम कर दे रहा है, पहले 20 खरीदता था 12 ही खरीदेगा। ये सवाल में दिया है, आपको ऐसे पैटर्न समझ लेना। कभी कभी सवाल इस तरह दिया होता है। क्या होता है भाई? तो हम पहले मांग की लोच का सूत्र देखते हैं। मांग की लोच बराबर होती है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू इंटू 100% के रूप में। बहुत सारे लोग, बहुत सारे विद्वान शिक्षक गण ऐसा भी बताते हैं कि डेल्टा क्यू बाई क्यू इंटू डेल्टा पी, आप ऐसा कह सकते हो, पी बाई डेल्टा पी इंटू 100। ठीक है जी। मतलब पूरे के बटे में डेल्टा पी बाई क्यू था, और अगर अपॉन हटा देते तो पी ऊपर चला जाता, डेल्टा क्यू पी नीचे चला आता है। यह हो गया सूत्र। लेकिन हमको दोनों को अलग अलग ज्ञात करना है। सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे भाई? तो क्या है? मांग की मात्रा का प्रतिशत परिवर्तन और वस्तु के मूल्य में आया हुआ परिवर्तन, इसे ज्ञात करेंगे। तो मांग में परिवर्तन, इसमें जी मांग में प्रतिशत परिवर्तन निकालने के लिए क्या करेंगे? कॉपी उठाओ और लिख डालो, सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा। अगर प्रतिशत परिवर्तन निकालना तो क्या कहेंगे? मांग है ना, तो क्यू है, तो डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100। अब डेल्टा क्यू को आप नहीं समझ पा रहे हो, ये होता है मात्रा में आने वाला परिवर्तन या होने वाला परिवर्तन। इसे मैं और एक्सप्लेन कर देता हूं बेटा आपके लिए, मैं इसे और थोड़ा सा इजी कर देता हूं। डेल्टा क्यू का मतलब हो गया Q2 माइनस Q1
और Q यहाँ का मतलब हो गया Q1 इंटू 100। तो ये मांग की मात्रा में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन को आपने इस तरह लिख लिया। अब इसको सॉल्व कर लो, क्या क्या डिजिट दिया हुआ है। तो पहले मात्रा थी भाई 20 और बाद में हुई 12, तो बाद वाली पहले लेना है Q2 को और Q1 को उसके बाद माइनस कर देना। तो Q2 कितना है भाई 12 है, Q1 कितना है तो Q1 20 है, ठीक है। Q2 12 है, Q1 20 है और फिर अपॉन में Q1 ही रखना है, मतलब 20 ही रखना है, ठीक है जी। गुणे लगाते हैं तो लिखते हैं, आंसर हमको प्राप्त होता है, ये मांग में प्रतिशत परिवर्तन हम लोग याद कर रहे हैं, 20 पंचे 100 हो जाता है और ऊपर 12 8 20 हो जाता है, तो 8 गुणे 5 हो जाएगा, ठीक है। और 12 से 8 निकलेगा, 20 निकलता है तो माइनस का 8 बचता है, इसका मतलब हमारे पास माइनस का 40 आ जाता है, ठीक है जी, माइनस का 40 आ जाता है। ये आया क्या, ये डेल्टा क्यू आ गया है, होने वाला प्रतिशत परिवर्तन पूरी तरीके से। अब हम लोग निकालते हैं डेल्टा पी वाली बात करते हैं, मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन, मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन, ठीक है जी। मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन कैसे लिखेंगे, तो डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100, ठीक है जी। इसको और एक्सप्लेन करो जैसे उसको किया था, तो P2 माइनस P1 अपॉन P इंटू 100, और ये P क्या होगा P1 होगा। आगे लिखते हैं हम लोग, क्या होगा कि P2 क्या होगा भाई, P2 क्या होगा, तो 7 है, 7 से 5 निकालो और फिर अपॉन में हम 5 रख देते हैं, ठीक है जी। 5 से ये 20 जाता है और यहाँ पे 2 बच जाता है, और कैसा 2, यहाँ पॉजिटिव का 2 बचेगा, 2 इंटू 20, अर्थात यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपके पास प्यारे साथियों 40 आ जाएगा और वो 40 पॉजिटिव, ठीक है। तो डेल्टा जो P निकला वो आपके पास क्या निकल के आया, 40 आया, और डेल्टा Q निकल के आया -40। अब देखो अगर हम प्रतिशत परिवर्तन की बात करें मांग की लोच कह लें या फिर कीमत की लोच कह लें, ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कह लें, ऐसे लिखते हैं। तो हमने क्या बताया था कि डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P बाई Q, यही तो लिखा था। तो इस पूरे का जो माने मतलब आया वो क्या आ गया, वो आ गया डेल्टा Q और Q इंटू 100 की वैल्यू अभी क्या निकाले थे हम लोग, वो निकाले थे हम लोग माइनस का 40, तो माइनस का 40 लिख देते हैं। डेल्टा P अपॉन P इंटू 100 का वैल्यू क्या निकाले थे, +40 निकाले, तो 40/40 हो जाएगा क्या, 1 हो जाता है प्यारे साथियों, ठीक है, माइनस का 1। वैसे भी ये इतना मांग की लोच हो गई, प्रतिशत में हो गया। 100 कहाँ गया सर, 100 तो प्रतिशत में पहले भी हम निकाल चुके हैं। तो इस तरीके से आपके पास मांग की लोच क्या हो जाती है प्यारे बच्चों, मांग की लोच इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपके सामने 1 आ जाता है। आप हमें कमेंट बॉक्स में ये बताओगे प्यारे साथियों, कमेंट बॉक्स में ये बताओगे अगर मांग की लोच इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 होती है तो उसे किस प्रकार की मांग की लोच कहेंगे, किस कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है जी। और इस तरीके से अगर आपको और भी क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ और इसका आंसर बताओ, क्या ये पूर्णतः लोचदार है या पूर्णतः बेलोचदार है या समलोचदार है, ये लोचदार है या बेलोचदार है। 5 प्रकार होते हैं, उन 5 प्रकारों में कैसी है। थैंक यू सो मच।